Good morning, students. Today we start the new chapter that is producer equilibrium. बेटा ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आज ही ख़त्म हो जाएगा. इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आज ही तुम्हें क्लियर कर देती हूँ. बट ये है कि चैप्टर भले ही छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक दो टर्म्स होती हैं जो कि आती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें आता है. जो चीज़ें आती हैं वो आती ही हैं और इम्पॉर्टेंट रहती हैं. तो अभी जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें पता चलता जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले बेटा जो आता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, वो आता है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन. तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है, सिचुएशन कौन सी है? तो बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है जिस एक सिचुएशन में प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है. मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब वो जितना भी लगाता है उससे उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट उसे मिल जाता है. तो वो कंडीशन होती है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की. मीन्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की. जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली जो सिचुएशन है वो ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है. ठीक है. अब एक टर्म आती है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है बेटा जो ओवरऑल प्रॉफिट जो निकल के आता है, जो ओवरऑल आपने जैसे जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती हैं? जो आपके आउटपुट के साथ बढ़ती चली जाती हैं, है ना. जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल पे लगने वाला जो खर्चा हो गया, जो आपके आउटपुट के साथ वेरी करती चली जाती हैं, वो होती हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. तो जब आप अपने टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट का जो है अमाउंट वो डिडक्ट कर देते हो. सपोज़ टोटल रेवेन्यू मिला आपको 500, उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल वो है आपकी 200. तो 500 माइनस 200 करके जो 300 की अमाउंट आएगी वो आएगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट. राइट. अब आता है आपका नेट प्रॉफिट. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट में तो क्या है कि केवल आपने वेरिएबल कॉस्ट ही डिडक्ट करी है. जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अभी भी आपके इस रेवेन्यू में एडेड है. मतलब जो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो अभी भी इस 500 इस जो आपका 300 निकल के आया है इसके अंदर अभी भी वो इंक्लूडेड है. अब आता है आपका नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट वो होता है जब आप अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हो. मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? TVC प्लस TFC. मतलब जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस हो जाती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लैंड बिल्डिंग मशीनरी की कॉस्ट भी जब माइनस हो जाती है टोटल रेवेन्यू में से, तब जो बच के आता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट. मतलब अब उसमें कुछ भी आपकी कॉस्ट नहीं बची, वो आपका नेट प्रॉफिट है. एकदम प्योर प्रॉफिट है. मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट है वो आपका. ठीक है. अब एक टर्म होती है व्हाट इज़ एबनॉर्मल प्रॉफिट. एबनॉर्मल मतलब हद से ज़्यादा प्रॉफिट. मतलब इसको आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हो. तो ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन कब होती है? जब आपका टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. की मतलब जितना आपने लगाया, सपोज़ आपने 500 लगाया और आपको टोटल रेवेन्यू मिला 1000 का, तो वो हो गया आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट. और ये बहुत आता है पेपर में कि व्हाट इज़ अबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. कि जो आपने जो भी कॉस्ट लगाई है उससे ज़्यादा का आपको जब प्रॉफिट मिलता है दैट इज़ अबनॉर्मल प्रॉफिट. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट वो कंडीशन होती है बच्चे जब आपका टोटल रेवेन्यू या फिर आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट के. कि जितना आपने लगाया है उतना ही आपको मिला, है ना. आपने 500 रुपीज़ लगाया और आपको 500 ही मिला, तो वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. अब होता है आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट. सब नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो आपका लॉस वाली कंडीशन होती है काइंड ऑफ. उसमें क्या होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट. कि आपने लगाया 500 था मगर मिला आपको केवल 200, तो ये होता है आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट. राइट. तो ये तो था 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, और ये आपको हमेशा याद भी रखने हैं क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आएंगे. राइट. अब आता है आपका कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को शो करती हैं. तो बेटा देयर आर 2 कंडीशंस जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को शो करती हैं. एक कंडीशन तो है कि MR शुड बी इक्वल्स टू MC. एंड सेकेंड इज़ कि MC इज़ राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब क्या कि पहले तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के. कि जितना आपने लगाया उतना ही आपको मिल गया, प्लस आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दोनों के जब
इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे तक बढ़ते रहना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो कंडीशन आपकी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे शेड्यूल के थ्रू इन्होंने दिखाया हुआ, जैसे देखो आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज 12 12 12 12, मार्जिनल कॉस्ट इज 15 12 10 9 12 15 16, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्ट्रक हो रहा है। तो एक कंडीशन तो देखो ये है, जब आपका आउटपुट 2 है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 12 है, मार्जिनल कॉस्ट भी 12 है, राइट। तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। लेकिन क्या दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एम सी इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? नहीं, एम सी तो इनफैक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर नहीं है। नेक्स्ट कहाँ पर आ रहा है, देखो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल फिफ्थ आउटपुट पर। फिफ्थ आउटपुट पर भी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल इक्वल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गई, प्लस जो सेकंड कंडीशन है कि एम सी इज़ राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर एम सी जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के आगे बढ़ भी रहा है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो परफेक्ट कंडीशन हो गई प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कह सकते हैं कि इस एक पॉइंट पर प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। तो बेटा अब ना कई बार क्या होता है कि वो ना आपको स्केड्यूल दे देते हैं और बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कीजिए। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे आपको आउटपुट दिया है 1 2 3 4 5 6, टोटल रेवेन्यू दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है एम आर इक्वल्स टू एम सी और एम सी इज़ राइजिंग, है ना, ये देखना है। तो आपको पहले सबसे पहले एम आर और एम सी निकालना पड़ेगा। तो एम आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम आर इक्वल्स टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। तो टी आर देखो क्या है 6, स्टार्टिंग में 6 है तो 6, फिर कितने का चेंज हो रहा है 6 का, फिर कितने का चेंज हो रहा है 6, मतलब 6 6 का चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया एम आर। अब एम सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम सी इक्वल्स टू डेल्टा टी सी। तो डेल्टा टी सी क्या है 7, फिर हो गया 13, मतलब 8 9 10 11 12 13, 6 हो गया। फिर 13 से 18 हुआ, 14 15 16 17 18, 5 हो गया। देन 18 से 22 हो गया, 19 20 21 22, 4 हो गया। देन 22 से 28 23 24 25 26 27 28, 6 हो गया। देन 28 से 35 29 30 31 32 33 34 35, मतलब 7 हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर देखो कौन सी एक कंडीशन है जिस एक कंडीशन पर आपका जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्ट्रक्ट हो रहा है। तो देखो एम आर इक्वल्स टू एम सी देखना है हमें, एम आर इक्वल्स टू एम सी कहाँ है, एम आर इक्वल्स टू एम सी यहाँ पर भी है सेकेंड आउटपुट पर। लेकिन क्या यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एम सी इज़ राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? नहीं, यानी कि ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। अब कहाँ पर हो रहा है एम आर इक्वल्स टू एम सी, फिफ्थ पर, फिफ्थ आउटपुट पर। देखो यहाँ पे ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो गई, एम आर इक्वल्स टू एम सी, प्लस सेकंड कंडीशन की एम सी इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 6 के बाद 7 ये राइज अप भी हो रहा है। तो ये जो फिफ्थ आउटपुट वाली कंडीशन है वो है आपकी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ओके, I hope you have understand all this and that is all for today. In fact, the chapter is completed. Yes, ये इतना छोटा ही चैप्टर था बेटा। और tomorrow I'll send you some notes and question answer related to the chapter and the numerical also. आप लोग इसका प्रैक्टिस करो एंड लर्न आउट ऑल द डेफिनेशंस एंड स्केड्यूल्स को प्रैक्टिस करो। एंड जो भी आप रिटर्न वर्क करते हो, वट एवर यू डू इन योर notebook, try to improve your handwriting and be careful with the curves. Okay, then bye, take care.